हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश, लाइट चैप्टर से। प्रकाश में सबसे पहले हम चैप्टर का नाम की ही परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आपकी होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। लिखकर देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक साधन है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं को हम देख सकते हैं। वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रकाश के बारे में हमको पता चल गया कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या अभी आपको बताया गया, अथवा में आप लिख लीजिए। अथवा में क्या होती है परिभाषा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बेटा? ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो देखिए प्यारे साथियों, क्या होता है कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम समस्त संसार की समस्त वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसकी परिभाषा हो जाती है, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और एक और परिभाषा है कि आप ये कहिए चाहे ये कहिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि यानी नेत्रों को और ज्ञान यानी कि दिमाग को जागृत करती है, यानी कि संवेदनशीलता प्रदान करती है। इसके पश्चात अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रकाश किन चीज़ों से उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, ये दो प्रकार का है। एक तो है दीप्त वस्तुओं से और एक तो अदीप्त वस्तुएं से। दीप्त वस्तुएं से क्या होता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। और अदीप्त वस्तुओं से क्या होता है कि प्रकाश पड़ने पर वह वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिससे हमको उन वस्तुओं को हम देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे सूर्य है, कोई जलाने नहीं जाता है, प्रकाश देता रहता है। एक बार बल्ब को ऑन कर दिया, ये भी प्रकाश दे रहा है। लेकिन रात्रि के समय चंद्रमा भी तो आपका प्रकाश देता है। लेकिन चंद्रमा क्या दीप्त है? नहीं है। चंद्रमा दीप्त नहीं है, वो भी प्रकाश देती है। तो हम पढ़ लेते हैं दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। ये दो प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं में क्या अंतर है। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर है, क्योंकि दीप्त और प्रदीप्त एक ही हैं। और अदीप्त और दीप्त वस्तुओं में क्या अंतर है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों पढ़ते हैं, ये है दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो इसकी बहुत ही सरल परिभाषा आपकी है कि वह वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं। वह वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, तो उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे सूर्य, लालटेन और विद्युतीय बल्ब, मोमबत्ती आदि। तो लिख लेंगे इसकी भी डिफिनेशन।
प्यारे साथियों क्या होती है, लिख लो, जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है या दीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। 3 नाम हो गए बेटा, क्या हो गए, वस्तुएं कहते हैं। क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा प्रिय साथियों, जैसे सूर्य, कामा लालटेन, कामा मोमबत्ती। मोमबत्ती भी आपकी एक बार जला दीजिए, आपकी ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कि बार बार आपको जलाने की जरूरत नहीं होगी। जब तक उसमें उसका अस्तित्व रहेगा तब तक वह प्रकाश उत्सर्जित करती रहती हैं। और विद्युतीय बल्ब, जो विद्युतीय बल्ब आदि, ये सब जो हैं वो क्या हैं, आपके दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, अदीप्त 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 वस्तुएं या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त वस्तुएं की परिभाषा जान लेते हैं, क्या होती है प्यारे साथियों, कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं, तो उन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लेते हैं कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, चंद्रमा, कामा पृथ्वी, कुर्सी, मेज, तथा पुस्तक आदि। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, क्या होता है कि अगर ये हमारी हैं वस्तुएं कि चंद्रमा,
पृथ्वी, कुर्सी, मेज तथा पुस्तक आदि। तो ये प्रकाश पड़ने पर दिखाई पड़ती हैं, ना कि ये प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल चुका है कि प्रकाश क्या है, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में अंतर भी आप लिख सकते हैं। दीप्त वह वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अदीप्त वह वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो ये गमन भी तो करेगा, जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो पढ़ लेते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम बच्चों क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो ये लिखना है तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होती है, परिभाषा प्रकाशिक माध्यम की, कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश गमन करने की क्षमता के आधार पर प्रकाश को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। क्योंकि कोई भी होती है, कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्षमता के अनुसार उसमें डिवाइडर हो जाता है, बंटवारा हो जाता है ना। कहते नहीं, एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर भी क्षमता की बात की गई है कि प्रकाश जो है तो उसके प्रकाश के गमन की जो क्षमता है उसी के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग, हाँ साथियों, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम हमारा होता है प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उस माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो लिख लेते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। और गमन करने की क्षमता के आधार पर, अतः प्रकाश के गमन करने की क्षमता के आधार पर, प्रकाश के गमन करने की क्षमता के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है प्रिय साथियों। कौन से वर्ग हैं, पहला है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा है आपका पारभासक माध्यम और तीसरा है आपका अपारदर्शक माध्यम। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्या है प्रिय साथियों, पारदर्शक माध्यम। कौन सा है, पारदर्शक माध्यम। दूसरा है आपका पारभासक माध्यम और तीसरा है आपका प्रिय दोस्तों अपारदर्शक माध्यम। कौन सा बेटा, अपारदर्शक माध्यम, यहाँ भी माध्यम। तो पहले की परिभाषा पढ़ लेते हैं पारदर्शक माध्यम की। तो पारदर्शक माध्यम में क्या होगा, तो प्रिय दोस्तों देखिए, पारदर्शक माध्यम में आपका हो जाएगा, पहली डाल लीजिए हेडिंग, पारदर्शक माध्यम क्या होते हैं, पारदर्शक माध्यम
तो इसमें लिखेंगे जिस माध्यम से होकर, जिस माध्यम से होकर। तो प्रिय साथियों का हो जाएगी परिभाषा इसकी, क्या हो जाएगी? जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, गमन कर जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय दोस्तों? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। किसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं? जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्णतः आर पार निकल जाता है, उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबके क्या हो जाएंगे? वायु, जल और कांच। जैसे वायु, जल एवं कांच। तो देखिए आगे, तो वायु से ही प्रकाश, सूर्य निकलता है और सूर्य का प्रकाश निर्वात में यानी वायु में ही होकर के हम तक पहुंचता है, यानी पृथ्वी तक पहुंचता है। और जल में भी, स्वच्छ जल में प्रकाश आर पार पूर्णतः निकल जाता है और कांच में ही आर पार निकल जाता है। इसी के कारण ही जो ड्राइवर चलाते हैं, चरपहिया हो या कोई हो, तो आगे जो शीशा लगा होता है या हम आँखों पर चश्मा पहनते हैं आँखों पर, तो प्रकाश से पूर्णतः जब आर पार नहीं निकल पाए तो हमें थोड़ा ना आगे दिखाई पड़ेगा। जैसे हम सुबह शाम दोपहर अपना चेहरा शीशा में देखते हैं तो एक तरफ पॉलिश लगी होती, तभी परावर्तन नहीं हो परावर्तन होता है, लेकिन हमारा अपवर्तन नहीं हो पाता है, जिस कारण हमें पूर्णतः अपना चेहरा स्वच्छ दिखाई पड़ता है। यही कारण होता है कि जो है कांच में आर पार प्रकाश निकल जाता है। कब? जब कोई पॉलिश और घिसा हुआ कांच नहीं होता है। तो ये होती है पारदर्शक माध्यम। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वायु, जल, कांच आदि। अब कौन सा है बेटा? पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या हो जाएगा? दूसरा आपका पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम आपका क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है, यानी वह माध्यम जिससे जिससे प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल पाता है, उस माध्यम को प्रिय साथियों, उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहा जाता है। पारभाषक माध्यम कहा जाता है। उस माध्यम को क्या कहा जाता है? पारभाषक माध्यम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे क्या होगा? घिसा कांच। अगर कांच घिस दिया जाए तो उसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता पूर्णतया। घिसा कांच। तेल लगा हुआ कागज। और क्या होता है? गंदला जल। प्रिय साथियों क्या होगा? गंदला जल। जो गंदला जल है उसमें भी आपका स्वच्छ जल की अपेक्षा प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। और गंदला जल
जो गंदला जल है आदि। तो ये जो माध्यम है आपके, ये पूर्णतः प्रकाश का गमन आर पार इन माध्यमों में नहीं हो पाता है, इसलिए ये माध्यम क्या है आपके, पारभाषक माध्यम है। अब आपका एक है ये कौन सा, अपारदर्शक माध्यम। प्रिय साथियों, क्या है बेटा, अपारदर्शक माध्यम। तो हम पढ़ लेते हैं ये 3 नंबर का आपका, अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम में क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश आर पार पूर्ण रूप से नहीं निकल जाता। जिस माध्यम से प्रकाश का पूर्ण भाग नहीं निकल पाता, यानी थोड़ा भी नहीं जा पाता, नहीं निकल पाता, उस माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। जैसे तो क्या होगा बेटा, जैसे क्या हो जाएगा, मोटी दफ्ती, जैसे मोटी दफ्ती लोह वस्तुएं दीवार, चादर आदि। जो ये आपके हैं दीवार, चादर, मोटी दफ्ती, लोह वस्तुएं, इन सब में प्रकाश का पूर्णतः भाग एक पार से दूसरे पार नहीं गमन कर पाता। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक रूप से भाग एक पार से दूसरे पार गमन नहीं कर पाता, उस माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम से प्रकाश का पूर्णतः भाग गमन कर जाए, उस माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, उस माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो ये हो गए प्रकाश के जाने के माध्यम। कितने माध्यम हैं आपके, 3 माध्यम है, जिसमें पहला माध्यम आपका पारदर्शक है, दूसरा माध्यम आपका पारभाषक और तीसरा माध्यम आपका अपारदर्शक। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रकाश कैसे आता है, और कैसे किन रूप। तो अब प्यारे साथियों हम पढ़ लेते हैं प्रकाश की किरण। अभी पढ़ा हमने माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। क्योंकि अब हमको ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा आप सभी के कि प्रकाशिक माध्यम जब प्रकाश उत्पन्न हुआ तो कैसे निकला है, तो किरणों के रूप में निकला। कैसे निकला प्रिय साथियों, किरणों में निकला। तो हम पढ़ लेते हैं प्रकाश की किरण। किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरणें ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाती हैं, ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाती हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, किसी माध्यम में। प्रिय साथियों, क्या होती है परिभाषा हो जाएगी, प्रकाश की किरण की क्या हो जाएगी, किसी माध्यम में क्या हो जाएगी बेटा, किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश
प्रकाश जिस ऋजु रेखे मार्ग, जिस ऋजु यानी कि सीधा, जिस ऋजु रेखीय मार्ग, जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, मार्ग से होकर जाता है, होकर जाता है, जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को कहाँ देखा हमने? इसको चमक देखी, प्रकाश को नहीं देखा है। इसलिए ये कहा गया कि प्रकाश जिस एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश किरण एक ही दिशा में, प्रकाश किरण गई, लेकिन ये कहाँ जा रही? एक ही दिशा में जा रही। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को, एक ही दिशा में किरणें जा रही हैं, उनके समूह होगा। एक किरण थोड़ा ना जाएगी, तो समूह में गई हैं, तो इसलिए उनके समूह में। ऐसे लाइट है, अब एक ही किरण आए सूर्य से, तो इतनी पृथ्वी है, तो सभी जगहों प्रकाश कैसे फैल पाएगा? तो वो सभी दिशाओं में फैलता है बराबर, सभी किरणें सभी दिशाओं में जाती हैं। और ये किरणें से टॉर्च को जैसे आप जलाया, सांस से प्रकाश आगे पहुंच गया। अब ये नहीं कि जलाया धीरे धीरे पानी की तरह, जैसे आपका पानी बहता है नाली में, ऐसे थोड़ा न जाएगा। इसकी चाल सेकंडों में है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कहते हैं एक ही दिशा में प्रकाश किरणों के समूह को। अब एक ही दिशा में जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो उनकी एक दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को कह सकते हो, एक दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को। अतः एक ही दिशा में ऋजु रेखीय मार्ग, एक ही दिशा में जाने वाली, अब जो जा रही हैं, जाने वाली किरणों यानी बहुत सारी किरणों के समूह को प्रकाश है ना, प्रकाश ही तो गया है, प्रकाश गया है, किरणें गई, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। से एक छोटी सी एक सिंगल लकड़ी को जलाओ, थोड़ा थोड़ा धुआं उठा, तमाम जला दिया, एक लकड़ियों को, गट्ठर को जला दिया, तो एक गूंज बना के धुआं उठा, यानी कि अब धुआं का पुंज उठ गया। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, आपकी लाइट में भी है कि जो किरणों का समूह गुजर रहा है, तो वो प्रकाश का पुंज बना है, चकाचौंध हो रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण, जो एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? ये है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे साथियों? 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या होता है आपका? अपसारी। और नंबर 2 प्रिय साथियों क्या होता है? अभिसारी। और नंबर 3 क्या होता है? समांतर। समांतर प्रकाश किरण पुंज। और ये हो गया अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और ये हो गया अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो प्रिय साथियों, इतना गैप छोड़ा है इनकी परिभाषाएं देखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक एक देखिए, चित्र भी देखिए। सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं। ये है अपसारी किरण पुंज। देखो, कभी आप देखा होगा ऐसा कि बहुत सारी प्रकाश किरणें आई और एक बिंदु पर मिल गई। ये देखो, मिल गई, यहाँ पर इस बिंदु ओ पर मिल रही। तो ऐसा अगर है तो ये वाला है कि जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों, तो उन किरणों
के समूह को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो, परिभाषा है बेटा ये, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो तो उन प्रकाश किरणों के समूह को, क्या बेटा? समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये रहा आपका इसका चित्र। अब देख लीजिए इसका, ये जैसे बना हो आपका, ऐसे है ये आपका, और इसमें बाहर जा रही हो किरणें, ये देखो ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगी प्रिय साथियों? आपकी परिभाषा क्या बनेगी? अब सारी प्रकाश किरण पुंज में जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो कि यहाँ से आ रही हैं, तो उस प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ भी आप लिखेंगे, बहुत अच्छी परिभाषा है। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तब उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय साथियों? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये रहा आपका इसका चित्र। अब हमारी तीसरी किरण पुंज क्या है प्रिय साथियों? ये देखो, समांतर। जब कभी ऐसी प्रकाश किरणें हों, यानी कि ये देखो, जब किसी माध्यम में प्रकाश किरणें परस्पर समांतर गमन कर रही हों, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये रहा आपका इसका समांतर किरण पुंज का चित्र बना हुआ। तो प्रिय साथियों, आपने आज पढ़ा, वो छात्र हमारे जो साथी हैं वो चाहे 10 में हो, चाहे वो कक्षा 12 में हो, लेकिन जो लाइट चैप्टर है यानी प्रकाश पाठ है आपका, उसमें 12 में भी ये डिफिनेशंस हैं आपकी। इसमें टिप्पणी या फिर अंतर लिखने को आपको मिल सकते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। और इसमें 1 नंबर का भी विकल्प आएगा कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो अपसारी किरण पुंज है जब एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हैं, और अपसारी है जब एक बिंदु पर मिलती हैं, और समांतर तो सीधी रेखा में चलती हैं और कभी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं। तो लेक्चर फर्स्ट में आपने इस पहले पाठ का जो लाइट का प्रथम पाठ था, प्रकाश चैप्टर था इकाई, तो इसमें आपने इतनी क्लास में ये कहाँ तक पहुंच गए? प्रकाश किरण पुंज में। अब हम अगले लेक्चर में और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के लक्षण क्या हैं। हर व्यक्ति के लक्षण होते हैं, वो चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे बड़ा हो, या हम हैं या आप हैं, सबके अलग अलग लक्षण हैं। तो इसलिए लाइट के भी लक्षण होंगे। तो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के लक्षण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आगे जो भी आपका प्रश्न है वो पढ़ा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारी क्लास में बने रहिए। जो प्रिय दोस्त हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले क्लास के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं।
और आप पढ़ लीजिए, और जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें यूपी बोर्ड में। तो बने रहिए प्रिय साथियों सुरेंद्रा स्टडी क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।